मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। पीटीआई यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने में कामयाब नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई की ऐसी ही दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब पीटीआई रहनुमाओं ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया है। क्या आला तरीन फोरम पर जाकर यूसुफ रजा गिलानी की जीत को हार में बदलने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? दूसरा मामला कोरोना वबा से मुतालिक है, जिसके फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। इसी खतरे के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद करने और दफातर में हाजिरी 50% करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये हिकमत अमली किस कदर मददगार साबित हो सकेगी? और आखिर में बात करेंगे पंजाब में तब्दीली से मुतालिक। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जुनैरा अजहर, जवाद फैजी और अतर काज़मी भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरखास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरखास्त भी आज ही मुस्तरद हुई है। इस मामले पर हमारे तज्जियाकारों की राय क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है, क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है ये, क्योंकि मेरे नज़दीक सिर्फ इतनी सी बात है कि पीटीआई के वकीलों को और दरख्वास्त दहिंदगान को तरीक़ाकार का इल्म नहीं था, कानून का इल्म नहीं था। वहाँ जो उनको सुनाई गई है आज हाई कोर्ट में, वो तो यही था ना कि आपको तो पता ही नहीं तरीक़ाकार क्या है। आप पहले इलेक्शन कमीशन से होकर आएँ, वहाँ जो आपको अगर दादरसी ना हो तो फिर हमारे पास आएँ। समझाया गया बाकायदा तमाम वकला को उनके कि तरीक़ाकार ये है। लेकिन दूसरा बैलेंस भी हुआ है। दूसरा फैसल वाउडा का जो बहुत क्लियर कट केस है, मेरा ख्याल है एक जो बहुत लंबा हो गया है, खासा लंबा हो गया है, फॉरेन फंडिंग केस की तरह, वहाँ उनको भी रिलीफ दी गई है। उनका कहा गया था इनको नोटिफाई ना करें, ये गलत मुंतखब हो गए क्योंकि डिस्क्वालीफाई हैं कौमी असम्बली की सीट के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मना कर दिया। उनका नियम किसी को वोट उसका हक़ नुमाइंदगी नहीं छीन सकते। अगर हम फैसला करते हैं इस बात का कि ये नुमाइंदा नहीं है, गलत मुंतखब हो गए, तो बाद में नोटिफाई कर देंगे और वो वोट डालेंगे अपने एज ए सेनेटर, तो बिल्कुल डालें, वो उनका हक़ बनता है। तो ये दोनों बातें मेरा ख्याल है कोई ऐसी नहीं है जिनको हम इतना वो करें। लेकिन मुझे लगता ये है कि पीटीआई की बड़ी जो मुश्किल आ रही है वो जीडीए आ रही है। जीडीए का उम्मीदवार जो बहुत मोतबर शख्सियत थे सिंध की, उनको हरवाया गया सिंध के अंदर और सिर्फ 14 वोट मिले उनको। पीटीआई ने वोट नहीं दिए और बहुत सख्त नाराज़ हैं। आज जो मुशावरत हुई है उसमें भी नहीं आया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया है, गवर्नर लगे हुए हैं, फिर दूसरे और भी लोग हैं जिनको बनाया जा रहा है और ख़ासा लंबा मसला हो गया है। अब तो शिबली साहब ने ये भी कह दिया है कि बाई हुक और क्रुक हम ये इंतखाब जीतेंगे। अब तरदीद वो इसकी कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो मौजूद है, वो ऑडियो मौजूद है, वो प्रोग्राम पूरा मौजूद चल रहा है। वो तो बहरहाल घबराहट की सूरत हाल है, उसमें कानूनी मसाइल नहीं है। कानूनी मसाइल आएंगे इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाद। अच्छा, फैसलों के बाद कानूनी मसाइल भी सामने आएंगे। जवाद फैजी साहब, आपने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। कुछ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते गवर्नमेंट के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। क्या रुख इख्तियार करेगी ये सूरत हाल? देखिए, वो किस तरह अच्छे नज़र आएंगे आपको जब वज़ीर आज़म कौम से खिताब में, जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के बाद फिर से कौमी असम्बली पे इलेक्शन कमीशन पे चढ़ दौड़ेगा। और अभी मेरे सीनियर चुगताई साहब फरमा रहे थे कि इनकी तैयारी नहीं थी। भाई, तैयारी तो इनकी किसी चीज़ की भी नहीं थी। हमने सिर्फ दावे सुने, नारे सुने, तकारीर सुनी, खिताबात सुने और फिर उसके बाद हमने तैयारी तो कोई देखी नहीं। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, भाई भूखा नहीं सोएगा। आप किसी और तरफ चलें, घर तो दे दे, छत तो दे दे, नौकरी तो दे दे, इज्जत वाला रोजगार चाहिए, लेकिन हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। जहां तक रही बात के इलेक्शन कमीशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देख लीजिए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें कोई टेक्निकली तरीका इख्तियार नहीं किया गया। बस ये खिताब पे खिताब करते जाएं। और ये वही वज़रा हैं जब अपोजिशन में थे, जब पीटीआई के धरनों में बैठते थे तो तब ये पीआईडी
वहाँ पहुँच गए थे कि हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी दी जाए सरकारी इमारत के अंदर, और PID का हक हम पे भी है और हमारा हक उस पे भी है। और अब ये जितनी भी गुफ्तगू करते हैं उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ जो इत्मीनान बख्श हो, जो कौम के मसाइल के हल के हवाले से, गुर्बत की कमी के हवाले से, उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर ये दावा, ये नारा ये इनका था कि जनाब जो साबिकीन हैं, जो पुराने हुकूमत में रहने वाले हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, कि शहनशाहियत है, उनके अंदाज़ बड़े अजीब हैं, वो चढ़ाइयाँ करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अब PTI के लोगों में मुझे नज़र आ रही हैं। और जहाँ तक जनाब गिलानी के हवाले से मुस्तरद होने की बात है, तो ये अचानक से वोट इस्लामाबाद आ जाना, फिर उनका सेनेटर मुंतखब हो जाना, उस पर जितनी मर्जी चीख पुकार कर ली जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यकीनन आइनी तरीका इख्तियार करेगा और अदालतें भी अपना रास्ता तो ख़ुद बनाती हैं। और नज़रिया ज़रूरियत तो आपको पता है शुरू से चलता आ रहा है, और उसके तहत आइंदा देखिए चल के क्या क्या होगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो जो लास्टिक होता है ना, वो निकाल लिया गया है, अब संभालना पड़ेगा इनको बहुत कुछ, इनको मैनेज करना पड़ेगा भी, आपके कहने का मतलब ये है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो जैसे अभी NBC ने फरमाया कि शिबली फराज कहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट जो है वो जीतेगी ये इलेक्शन जो है सेनेट चेयरमैन का। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए कोशिश की गई जो मुस्तरद हुई। अब हुक्मरान जमात ही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो क्या होने वाला है आगे? देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिमार्क्स में बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म इंस्ट्रक्शन जो ऑर्डर जो होते हैं, उन्होंने कहा था कि आप यूज टेक्नोलॉजी, यूज ऑल मींस जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने तमाम जो काम थे वो किए? आई थिंक थ्रू आउट उनका एटीट्यूड, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया भी, उनका एक आई थॉट इट इज़ वेरी लेथार्जिक और टोटल उनका ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था इलेक्शन फ्री कराने के लिए। दे वर एडमेंट कि ये जो होंगे खामोश होंगे, सीक्रेट होंगे, इसके अलावा कोई उन्होंने और मीन इस्तेमाल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो वीडियोज़ आ गई। आपकी एक ऑपोजिशन लीडर बड़े मज़े से कह रही है कि जी पैसे नहीं, हमें टिकट चला है, क्लियर एविडेंस है। उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी बाबा हमने सबको एडवांस पकड़ा दिया है, व्हाट एल्स इज लेफ्ट? आपने क्या किया? डिड यू डू एनी प्यूनिटिव एक्शन? नथिंग। उसके बाद इसी तरीके से आप जिस तरीके से रिजेक्ट हो रही हैं, आपको सारा कुछ किया जा रहा है, एक मुझे अंदाज़ा लिटरली फील होता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई एम सेइंग कि PDM की इस वक्त 11 जमातें नहीं हैं, 12 जमातें, ये 12 जमातों में ये इलेक्शन में पाकिस्तान शामिल है। जिस तरीके से लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, नॉट रियलाइजिंग इससे कितना नुकसान मुल्क में बहरान होगा, कि आपने जिस तरीके से जो कुछ किया गया है उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हुआ ये इस्लामा सीट का हारने से। उनको बैकफुट पे जाके अब और कितने उनको चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। नंबर 2, ये जो इलेक्शन है ये मेरे ख्याल में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज इलेक्शन। लेकिन सादिक संजरानी 3 साल से चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी अपनी रेपो भी होगी, उन्होंने अच्छा चलाया भी अच्छे तरीके से है। आई थिंक डिफरेंस इज ओनली ऑफ 2 to 3 वोट्स का, क्योंकि 5 का है, 3 जिधर चले गए फालतू, जिधर भी गए उधर फर्क पड़ जाएगा, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है और इसी से सूरत हाल बदलेगी। ठीक है जुनैरा, आप क्या तबसरा करेंगी? सो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना अच्छा सेनेट चलाया, उतनी कितनी रेपो। अगर वो एलाइड वोट जो हैं या इंडिपेंडेंट वोट जिसके तरफ भी हैं या जमात इस्लामी है, उनको वो कितना वर्क करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट मींस कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नेक, बट आई फील द एज इज टुवर्ड्स सादिक संजरानी। ठीक है जी जुनैरा। वेल देखिए, एक होती है शैम डेमोक्रेसी, एक होती है वीकेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री ऑन दिस कि जो वीकेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है दैट इज़ बेटर देन एनी काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल या रिजीम या डिक्टेटरशिप। लेकिन जब शैम हो जाए ना डेमोक्रेसी, तो दैट मीन्स आपके इंस्टीट्यूशंस डिलीवर नहीं कर रहे। अब इंस्टीट्यूशंस डिलीवर ना करें तो क्या होगा? हॉच पॉच होगा, हर कोई अपनी मर्जी करेगा, प्रेशर ग्रुप्स अपना अपना मसल फ्लेक्सिंग करेंगे और जिसको जो फ़ायदा चाहिए वो लेगा।
उसका आपने मुजाहरा देखा है ओवर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स पाकिस्तान में। एक तो टग ऑफ वॉर चलती रही बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप से जब हम डेमोक्रेसी की तरफ भी आते हैं तो वो भी एट इट्स वीकेस्ट एब होती है। और अब मैं समझती हूँ इट इज़ शैम, ये डेमोक्रेसी नहीं रही क्योंकि इदारे फ़ाल नहीं हैं। अब इदारे हमेशा से किसी एक की साइड पे रहे हों, दैट इज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री, लेकिन एक एडमिसिबल एविडेंस तो ऑप्टिक्स भी कोई चीज़ होती है। आइन लोगों के लिए होता है, लोगों की बहबूद के लिए होता है, उसमें चेंजेस भी मज़ीद बेहतरी के लिए करना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है। इट इज़ नॉट होली कुरान जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। सो हमारे लोगों ने इसको सेक्रेट डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसके ऊपर डस्ट पड़ती रहे, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए आप उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे। चेंजेस आप तब लाएंगे जब वो आपको सूट करता हो। तो एक शख्स अगर ओपन रिश्वत ऑफर कर रहा है तो इसमें कितनी देर लगती थी उस पर एक्शन लेने में? दूसरा, गिलानी साहब के होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपका सेनेट का फंक्शनल रहना, सेनेट का आगे बढ़ना। अगर ऑप्टिकली भी कोई एक्शन ले लिया जाता उसमें क्या हर्ज था? कोई हर्ज नहीं था। इसी तरह वाडा साहब हैं, अगर एक शख्स को साइड में करने से सिस्टम चलता रहता है, लोगों का एतमाद बहाल हो जाता है, उसमें क्या हर्ज है? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, दैट इज़ वाई आई सेड इट इज़ अ शैम डेमोक्रेसी, के इदारे साइड्स ले रहे हैं। वो जो हम न्यूट्रलिटी फैक्टर डिस्कस करते थे ना, जिसपे नून लीग बड़ी खुश थी कि आजकल इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो सब इदारों पे अप्लाई करता है। इट इज़ नॉट ओनली इस्टेब्लिशमेंट। सो एज लॉन्ग एज किसी के रिश्तेदार इलेक्शन कमीशन के सर पे बैठे होंगे, किसी और के रिश्तेदार किसी और इदारे के सर पे बैठे होंगे, अंदर ही अंदर पहले से ऑलरेडी पार्टीज डिसाइडेड होंगी कि कौन किसका है, तो फिर यही कुछ होगा, यही सर्कस होगा जो अभी हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की, और वो उनको काउंटर अटैक कर रही है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी जुनैरा ने बात की कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ये जो लड़ाई झगड़ा है, जो एक महाजराई की सूरत हाल है, ये डेमोक्रेसी के लिए कितनी नुकसानदेह है? देखिए, हम अक्सर डेमोक्रेसी के हवाले से सुनते हैं कि पाकिस्तान में कुछ जमातें हैं उनकी खिदमत डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा है। पीपल्स पार्टी का उसमें नाम आता है। भुट्टो साहब के हवाले से हम लोग सुनते होते थे, उन्होंने कहा था कि हम घास बनाएंगे, खा लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अब जो मौजूदा इस वक्त पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा कि सिंध में चाहे हमारे बच्चे भूखे मर जाएं, चाहे हमें कुत्ता काटने की वैक्सीन ना मिले, लेकिन तरक्याती फंड से हम अपने नुमाइंदे सेनेट में पहुंचाएंगे। इसलिए कि डेमोक्रेसी को वो लोग समझते हैं, जब तक आपके नुमाइंदे सेनेट में नहीं होंगे तो आप डेमोक्रेसी की खिदमत किस तरह करेंगे। इसी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब को पहुंचाया गया है सेनेट के अंदर, और उसके साथ साथ पंजाब से एक और मोहतरमा को उठा के कराची ले जाके उनको भी सेनेट के अंदर पहुंचाया गया। इसलिए कि डेमोक्रेसी में जरूरी होता है कि बच्चे को रोटी मिले या ना मिले, लेकिन सेनेट के अंदर नुमाइंदगी जरूर होनी चाहिए उसकी। उसके साथ साथ अब यूसुफ रजा गिलानी क्यों जिद हैं जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की? पैगाम देना यह मकसूद है कि हमारे वफादार रहोगे तो अगर मुल्क की सबसे बड़ी आईनी और कानूनी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हें नाअहल करार देगी तो हम तुम्हें चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे, हम तुम्हें सेनेट का मेंबर बनवाएंगे। ये पैगाम देना मकसूद है, रियासत से नहीं, आइन से नहीं, हमसे वफादार रहो। अब मुकाबला किसके दरमियान था? यूसुफ रजा गिलानी थे, दूसरी तरफ सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी थे। वो याद है ना आपको, जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों, पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे तुम पे और तुम्हारे बच्चों पे। तो ये है, और आज जमहूरियत की फतह हुई है और घर में भी बच्चे कह रहे हैं कि एक वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन खुश हैं कि यूसुफ रजा गिलानी से पहुंच गए हैं सेनेट के अंदर। ठीक है। और जिस बयान का आपने जिक्र किया उस पे बाद में पीपल्स पार्टी ने बड़ी वजाहतें भी दी थी। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उसके बाद में ब्रेक पे जाती हूँ, वन लाइनर ऐड कीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि जो सवाल है अगर उस तक महदूद रहें आप तो बेहतर है। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा सवाल का जवाब ही मांगना है। आपके सवाल का जवाब बहुत से लोगों ने नहीं दिया। हारिस साहब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। मैं जा सकता हूँ 50-50 करोड़ रुपये पर जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था। मैं जा सकता हूँ आज जो मीटिंग हुई है वज़रा की, वज़रा दाखिला, वज़रा दिफा की, वज़रा ख़ारजा की। वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर? क्यों बने हैं वज़ीर मजहबी अमूर वो, और वज़ीर दाखिला क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्यों बैरिस्टर सैफ मिल रहा है उनसे, प्राइम मिनिस्टर से? क्यों और लोग मुलाकातें कर रहे हैं? क्यों काबीना के इजलास में बात हो रही है कि गिलानी साहब को नाअहल कैसे करार दिया जाए? क्यों लोगों को टास्क दिए जा रहे हैं?
ये बातें इस सवाल पे नहीं थी, लेकिन आपने मजबूर किया मुझे करने के लिए कि जवाद ने जो बात की वो भी सही थी, जुनैरा भी एक हद तक बिल्कुल सही बोली, हारिस साहब ने तो सवाल को उठा के बाहर फेंक दिया। सॉरी, मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, शेख रशीद जब कहता है कि संजरानी रियासती उम्मीदवार है, बात ख़त्म, बात ख़त्म। वो स्टेट का उम्मीदवार है और स्टेट में इलेक्शन कमीशन नहीं आता, स्टेट में फौज आती है, इस्टेब्लिशमेंट आती है, अदलिया आती है और लोग आती है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? ठीक है, किसको बदनाम करना चाह रहे हैं? उसमें सर मैं स्टेट को बदनाम करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं स्टेट को। ये भी मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को भी तो आप देखें ना, एक जब जस्का का मौका आए तो इलेक्शन कमीशन FBI बन जाता है, इस तरह तहकीकात करता है, रातों रात रिजल्ट सामने आ जाते हैं। आपका पॉइंट भी आगे ब्रिगेडियर साहब वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक तोड़ देना यार। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रेफरेंस ले जाइए अतर भाई, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक ज़ाब्ता है, इसमें तो आपको चाहिए वो भी बात एनबीसी जवाद साहब वन बाय वन बात करेंगे तो समझ आएगी, वरना नाज़रीन कुछ समझ नहीं पाएंगे। ब्रिगेडियर साहब का कमेंट रहते, ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात ऐड कीजिए, उसके बाद ब्रेक की जाने पड़ेंगे। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ चुगताई साहब की, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मैं पॉलिटिशियन अपनी बातें करते रहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की एक कौमी अदारा है, इसको न्यूट्रलिटी शो करने के लिए नजर आनी चाहिए। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसके साथ ही नाज़रीन एक गाने आएंगे, उसके बाद वापस आकर बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उससे मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के 9 शहरों के तालीमी इदारों में 15 से 28 मार्च तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 15 मार्च से शादी हॉल्स खोलने का फैसला भी मौखर कर दिया गया है। व्यूज मेकर्स का अपने तज्जियाकारों से सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? ब्रिगेडियर साहब देखें, एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया था जो नेशनल ऑपरेशन सेंटर ने, कि उसको काफ़ी रिलैक्स कर दिया था, लेकिन रिलैक्स के साथ करने से के साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए था कि मैस मीडिया कैंपेन कंटिन्यू रखे और उसमें लोगों को यही अवेयरनेस देते कि बिल्कुल ठीक है कि हमने काफ़ी कंट्रोल हो गया है, बट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज़ टू सेफ्टी प्रिकॉशन। आपने सोशल डिस्टेंस हर हालत में करने हैं, मास्क ज़रूर करने हैं, तमाम जितने आपके थे ये मॉल्स हर जगह पर ओपन हो गया, कोई चेकिंग ख़त्म हो गई, टेम्परेचर गन जो टेम्परेचर करती थी वो भी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये रिकरेंस हो रही है। और साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि आपका हेड ऑफ़ द फैमिली, हर घर का जो सरबरा है, वो अगर अपने घर की एहतियात करे तो आई थिंक इट बिकम वेरी ईजी, बजाय गवर्नमेंट हर जगह पर करे। ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए जाहिर है कि आपके जो एडवाइज़र हैं फैसल जावेद, उनको भी ये चाहिए था, डॉक्टर फैसल जो हैं उनको चाहिए और उनको आके बताना चाहिए था। कॉन्टीन्यूस ये एक कैंपेन होनी चाहिए मीडिया के ऊपर रोज़ाना, ताकि लोगों को ये इनग्रेन हो जाए उनके जहन में कि हमने प्रिकॉशन लेनी है। और इसके साथ फिर जो आप स्टार्ट करें, अगर आपको पता है कि हमारी इकॉनमी ऐसी है, हम प्रॉपर लॉकडाउन अब अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशन है वेरी बैड। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, हेल्प आउट भी किया, कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। इसको हमें इंश्योर करना है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर दें प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स को कि अपने अपने प्रोविंस में जो बेहतर समझते हैं प्रिकॉशन करें, लेकिन मास्क एंड सोशल डिस्टेंस इज द थंब रूल एवरीबॉडी हैज टू एंश्योर। और साथ ही साथ उन पर सख्ती से अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। एनबीसी, पिछले सेगमेंट की मुस्कुराहट अभी तक मुझे आपके चेहरे पे नजर आ रही है। इस बार कोरोना की बात है, हम बिल्कुल स्टिक है अपने टॉपिक पे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। पॉलिटिक्स जरा वाइड टॉपिक है। मैं सबसे पहले जुनैरा को मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम शादी तो रुक गई। वो शादी रुक गई जो बड़े बड़े हॉल्स में हो रही थी, 1200। तो बात ये है कि ये बात ही है मकाना थी, कल हमने यही बात की थी ना, बिल्कुल, कि फैसला कौन कर रहा है भाई। बकौल शायद नहीं करता कि डेट नहीं डेटा पे बात करें, डेट नहीं डेटा पे बात करें, डेटिंग ना करें प्लीज़, डेटा पे आ जाएं। अब वो डेटा पे नहीं आए थे तो उस पर उन्होंने फैसले कर लिए, उल्टे सीधे फैसले हो गए, ख्वाहिशात पे फैसले हो गए, सिफारिशात पे फैसले हो गए, दबाव पे पेश। स्कूलों का दबाव था ना यार कि स्कूल खोलो पूरे पूरे हमारे, थिएटर खोलो हमारे। ये भी माफिया है ना, छोटी छोटी माफिया है हमारे यहाँ। हर शख्स माफिया है अपने तौर पर। एक
दुबला पतला आदमी हाथ में गन लिए घूम रहा है, वो भी माफिया का इंचार्ज है, जिसको चाह मार देता है, वो जिसको चाह पैसे छीन लेता है उससे। तो यहाँ भी हो रहा था कि उन्होंने कहा जी थिएटर भी खोल दें, शादी हॉल भी खोल दें, स्कूल भी खोल दें, कॉलेज भी खोल दें, सब खोल दें। अल्लाह का खौफ करें यार, लोगों को क्यों मार रहे हैं आप? और ऐसे माहौल में शादियाँ करा रहे हैं, तकरीबात करा रहे हैं, अक़ीक़े करवा रहे हैं, अक़ीक़े के नाम पे शादी हो रही है, अब अंदाज़ा लगाएं आप। तो ये दुरुस्त फैसला है, बड़ा देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन एक फैसला क्यों कर लेते हैं इस तरह के ये लोग क़ब्ल अज़ वक्त? लोगों से सिंध हुकूमत ने बिल्कुल सही कहा था कि हम नहीं खोल रहे भाई स्कूल, आपके कहने पर हम 50% रखेंगे और ऑल्टरनेट डेज पे वो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। सिंध हुकूमत का डिसीजन वाइज था और वफाकी हुकूमत को भी सोच समझ के फैसले करने चाहिए थे। वाइज था बिल्कुल। जुनैरा, शादियां रुक गई हैं, एनबीसी भी कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल है सारे बैचलर्स जो है ना वो मेरे खिलाफ निकल आएंगे बाहर। What I meant to say was कि प्रायोरिटीज़ देख लें कि असेंशियल और नॉन असेंशियल जो है उसमें डिफरेंस देख लें। तो शादी अगर असेंशियल्स में आती है तो घर पे कर लें, हॉल्स में ना करें। बहरहाल एनबीसी ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। फैसला तो ठीक है आ गया है, लेकिन बात यह है कि कल भी हमने ये बात की थी कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अभी तक हमारे लोगों को डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया कि ट्रेजेक्ट्री क्या रही है पिछले 6 महीने में, 3 महीने में। आप देख रहे होंगे बाकी कंट्रीज़ में ग्राफ्स होते हैं, पता चलता है स्पाइक कहाँ तक गई है, उसके बाद कहाँ से फ्लैटन द कर्व का मामला शुरू हुआ है। उस तरह की कोई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, ना हमारे न्यूज़ का हिस्सा है, ना वो हमारे बाकी जगहों पे कॉलेजेस में कोई बात समझाई जा रही है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, अगर अभी तक हम लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, उसकी वजह यह है कि जिस वजह से भी हम बचे रहे हैं इस वायरस से, लेकिन दुनिया में जहाँ ज़्यादा मौत हुई हैं या कम हुई हैं, लॉकडाउन के अलावा कोई हल भी नहीं था लोगों के पास। तो बार बार ये कहना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते लॉकडाउन, ये भी ओवर स्टेटमेंट है। जैसे हालात होंगे वैसा करना पड़ेगा। आप लोगों को मेंटली प्लीज प्रिपेयर्ड रखें। ठीक है अतर, आप बरतानिया में बैठे हैं, वहां पर और पाकिस्तान में डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, एक तो बरतानिया में जिस तरह आपको पता है कि कोरोना की सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक है। 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, आबादी भी कम है। यहाँ पे अब तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज जो फर्क है ना, इनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन ये एक पैगाम रीइंफोर्स कराते हैं, बार बार बताते हैं कि आपको एहतियात करनी है। ऑल्दो कि यहाँ पे आबादी ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा चीजें समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो शुरू में बस एक कह दिया जी कि WHO ने बड़ी तारीफ कर दी है हमारी हुकूमत की, तो बस उसको लेके उन्होंने समझा कि सब कुछ खत्म हो गया। मसला यह है कि बार बार रीइंफोर्स कराने की जरूरत है, लोगों तक पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। इतने ज्यादा आपके तर्जुमान हैं जो गैर जरूरी बयानात दे के आपकी हुकूमत को मुश्किल में डालते रहते हैं। उनकी ड्यूटी लगाएं कि इस हवाले से कौम के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। तो जो अवेयरनेस का ताल्लुक है जहां तक, उसमें मुझे लगता है कि यह हुकूमत कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी कोताही है, इस पे काम करने की जरूरत है। जहां तक डिसीजंस का ताल्लुक है, शादी हाल हो गए, दीगर बड़ी तकरीबात होगी, तो मेरे ख्याल में तो ये तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल है कि आजकल के माहौल में आप लोगों ने इस तरह की चीजों की इजाजत दी हुई थी। तो हुकूमत को जरूरत है इस अमर की कि इस हवाले से मजीद अपनी जो मीडिया कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, उसको ज्यादा मुतहरिक करें। फैजी साहब, पहले हम देखते थे कि बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलते थे कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, ग्लव्स पहने, हाथों को बार बार धोएं। अभी हमें कैंपेनिंग उस तरह से नजर नहीं आ रही। देखिए, कैंपेन ख़त्म करने से बहुत नुकसान हुआ। मैं तो इससे भी ज़्यादा आऊँगा। मेरे जितने भी यहाँ फाजिल बैठे हुए हैं दोस्त, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। अब मुझे बताइए, 3 लोगों की अहम मुलाकात होती है, बेशक गिलानी के जीतने पे ही होती है। भाई पता है कि ये वज़ीर आज़म है, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये ISI के DG हैं, उनकी शक्लें दिखा के हमने क्या करना है? उन पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मास्क लगाएं। तो एक बच्चा भी, एक जवान भी, एक बूढ़ा भी, एक औरत भी, एक मर्द भी, वो सारे ये देख लेंगे कि हाँ ये अभी तक इस पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने के बाद खिताब करते हैं, उसके पीछे देख लें जो तस्वीरें बनवाने के लिए आ रहे थे, कितने लोगों ने मास्क लगा रखे थे। मैं अपोजिशन जमातों की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उनको मैं नहीं समझता कि वो जिम्मेदार है। हुकूमत वक्त होती है जो जिम्मेदार होती है। हम शुरू में देखते थे 20 सेकंड तक हाथ धोएं, यूं करें, यूं करें, उंगलियां करें, नाखून करें, वो सब कुछ किधर गया? ये सारी वो चीज़ें हैं। और फिर हम बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना के अंदर तो पहले से ही मैं
कहता हूँ कोरोना की वजह से नहीं, रियासत मदीना बनाने के चक्रों में शादी ब्याह की ये इतनी बड़ी बड़ी तकारीब और उसमें अपने आप को शो ऑफ करना और सारा कुछ करना, इस पे तो वैसे ही शर्म हद लगनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अभी भी देख लीजिएगा, ये जो मोबाइल सर्विस शुरू की है खाना खिलाने की, उसमें एक एक मास्क भी दे दें, हुकूमती लेवल पे कोई हर्ज नहीं है, वहां जाके भी बताया जाए। साथ ही जिस पे खाना देंगे उसमें थोड़ा सा स्टिकर लगा दें कि हाथ धो के खा लीजिए, हाथ ना मिलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। ये सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन उल्टा हम ये कर रहे हैं कि रियासत मदीना तो ये कहती थी कि जब किसी को कोई चीज़ दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, दाएं से दिया है तो बाएं को पता ना चले। हम उसकी तस्वीरें भी बनाना चाहते हैं, हम मजमा भी लगाना चाहते हैं, हम शोबाजियां भी करना चाहते हैं। वो पहले शोबाज शहबाज को कहा करते थे, अब वसीम अकरम प्लस भी वैसे ही चल रहे हैं और कितने दिन है आगे चल के बात कर लेंगे। लेकिन इशू ये है कि क्या हुकूमत वक्त, इसके जिम्मेदारान और रियासत के जिम्मेदारान कितने लोगों ने, क्या इस पे बड़े बड़े नामवर अहम शख्सियात जो हैं उनके मैसेजेस दोबारा से नहीं चलाए जा सकते? क्या जब ये अपनी तकारीब में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी मुलाकात में जाते हैं, और भाई जब कैमरा आता है तब तो मास्क लगा लो, यानी दिखावे को खत्म करना होगा और ये जो SOPs हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना होगा। ज़ुनैरा मुख्तसरन ऐड कीजिएगा, उसके बाद में ब्रेक के जाने पड़ूंगी। हाँ जी, आई जस्ट वांटेड टू से कि वैक्सीनेशन रोल आउट का अभी तक कोई ना कोई बात कर रहा है, ना कोई प्लान बता रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब अगर वैक्सीन पहुंच गई है और लग रही है, किनको लग रही है, बाकी की पॉपुलेशन के लिए आपने क्या प्लान किया है? सो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। वैक्सीन से मुतालिक भी चीज़ें सामने आनी चाहिए और एक प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे पंजाब में तब्दीली से मुतालिक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक बार फिर ये कहा गया कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस फैसले से सियासी मंजरनामे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे? जवाद साहब, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा नोटिस आए दोबारा से, और मेरा तो अल्लाह ही मालिक है, सिर्फ इसलिए मैं ये ऐसी बात नहीं करना चाहता। मगर हाँ, मैं ये कहूँगा कि कोई भी इस मुल्क की तारीख उठा लीजिए, कोई शबखून हो, मार्शल भी आ रहा हो, हुकूमतें टूट रही हों, कोई कहता है कि नहीं मैं बंदा तब्दील करने लगा हूँ, क्योंकि वो अपनी गिरफ्त ढीली साबित करना ही नहीं चाहता। जहाँ तक रह गई बात उस्मान बुज़दार साहब की, वो तो वसीम अकरम प्लस है और उन्होंने टिक 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 करके काफ़ी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर के तौर पे सामने आए। हालांकि अब 2020 का दौर है, इसमें बड़ा खुल के खेलना पड़ता है, और उनके पीछे जो उनके कोच हैं वो भी अब थोड़े से मायूस हो चुके हैं। और पंजाब के अंदर आपको पता है कि एक तरफ चौधरी हैं, एक तरफ वडेरे हैं, एक तरफ जनूबी पंजाब है, और पॉकेट्स हैं, पावर ब्रोकर्स हैं। उनमें खान साहब को शुरू में तो चाहिए थे इलेक्टिबल्स, लेकिन अब वाकई लग पता गया है कि ये आसान नहीं है। और उसमें उस्मान बुज़दार साहब की अब जो विकेट है ना, वो बड़ी गीली विकेट है, और उस पर बॉल कहाँ से गुजर जाए, बैट के ऊपर आ जाए, बैट से नीचे से गुजर जाए। अब ये हालात बज़ाहिर तो बड़े आम से नज़र आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, और वो क्यों कह रहे हैं हमें ये भी पता है कि उनको मसला है कि असल के बुज़दार साहब ही रहे, वो कच्चे का इलाका हो, वो दीगर इलाके हों, बहुत सारी लाइन्स हैं जिनके साथ उनको रहना पड़ता है। मगर ये बात मैं वाज़े करूँ कि हमने मंजूर वट्टू का दौर भी देखा, आरिफ निकई का दौर भी देखा, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फिर से वो जुनेजो लीग वाला कोई ऐसी चीज़ चल सकती है, उसमें वो चौधरी साहबान हो, काफ लीग हो, या फिर ऐसा कोई धमाका भी हो सकता है कि अचानक से चौधरी निसार अली खान भी डेंटोनिक के इश्तिहार की तरह पीछे से नज़र आ जाए हमें, और उसमें भी ये हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें आगे चलती हैं। और मैं तो अपनी दानिश में बड़ा मोहतात होकर भी ये कहूँगा कि शायद जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। नासिर चगताई साहब, वसीम अकरम प्लस तो वही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये तो इमरान खान ने कह दिया है। लेकिन अभी जवाद साहब ने कहा कि शायद कोचेस की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है कि शायद इससे कुछ तब्दीली आ जाए। लेकिन पंजाब में पहले कुछ इंतजामी फैसले हमने देखे जिनसे कोई तब्दीली नहीं आई। पंजाब पुलिस की एग्जाम्पल ले लें कि पंजाब पुलिस को बदलने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि KP की तरह रिफॉर्म्स लाएंगे, वो रिफॉर्म्स अभी तक देखने को नहीं मिली हमें।
रिफॉर्म्स का तो खैर हमें पता ही नहीं, बेचारे डॉक्टर इशरत का भी पता नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आए थे, उन्होंने कुछ ख्वाहिशात का इज़हार किया था, कोई ठोस बात नहीं। स्टेट बैंक के कुछ बारे बातें आई, अच्छी बातें हैं वो, अगर वो प्रैक्टिकल हैं तो। लेकिन मैं आपको जवाब दें तो बता दिया खुल के, और पैमरा का नोटिस बोर्ड भी शायद जवाब को मिल जाएगा तो लेकिन मैं एक ऐसे अच्छे सहाफ़ी दोस्त का जुमला सुनाऊंगा आपको, जो शुरू से अब तक बहुत इमरान खान के बड़ा कुर्बान जाते हैं। वो बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, रोज़ाना शाम रात को टीवी पर आते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। आज उन्होंने वीडियो मैसेज अपना लगाया है फेसबुक पर और ट्विटर पर, वो बहुत मेरा दिल बैठ गया वो सुनने के बाद। वो कहते हैं पंजाब इमरान खान के निज़ाम हुकूमत में रिश्ता हुआ ज़ख्म है जिससे खून बह रहा है। बुज़दार को फारिग नहीं किया तो इमरान खान दूसरा अदम एतमाद का वोट जीतना तो कुजा आम इंतखाबात भी जीत सकेंगे। बुज़दार हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है, तहबाला कर दिया है, अनकोट। तो अब जब ये बहुत करीब के लोग इस तरह बात करते हैं तो हम बहुत दूर के लोग जो पहले कभी करीब हुआ करते थे वो कैसे कह सकते हैं कि बुज़दार नहीं जाएंगे, क्योंकि और तरफ से भी बातें आ रही हैं और जगहों से भी उनके ख़िलाफ़ मुखालफत हो रही है। लेकिन खान साहब अड़े हुए हैं। खान साहब जब तक डटे हुए हैं उस वक्त तक उस्मान बुज़दार नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि खान साहब और उस्मान बुज़दार साथ साथ जाएंगे। मैं ये पुराना फार्मूला है, इसको मैं तस्लीम नहीं करता, क्योंकि जब खान साहब देखेंगे कि सर पे बहुत ज़ोर से लगने वाली है तो फिर उस्मान बुज़दार हो या कोई भी हो, वो कुर्बानगाह की भीड़ चढ़ जाएगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पंजाब में जो तब्दीलियां होने जा रही हैं उसके सियासी मंजरनामे पर क्या असरात होंगे? देखें, एक तो बात यह है कि इमरान साहब की सबसे बड़ी गलती है कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन थी, अगर आपने देखा पिछले 10 साल से वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब थे, जो वट एवर द रीज़न उनकी क्या खामियां थी, बट ही वाज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने लाहौर में बहुत काम किया। सो इनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि यहाँ चीफ मिनिस्टर वो लेकर आते जो शहबाज शरीफ के स्टेचर से बेहतर होता, एडमिनिस्ट्रेटर भी और पॉलिटिशियन भी, क्योंकि पंजाब इज हाफ ऑफ पाकिस्तान। बाकी 3 प्रोविंस एक तरफ हैं, पंजाब एक तरफ है। अननोन देन प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट हु डिडंट नो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या ये कैसे हुकूमत चलाई जाती है, आपने ला के उनको बिठा दिया एग्रेड। देन इफ ही इज नॉट डिलीवरिंग देन यू नीड टू सी के इसके क्या असरात हो रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट को कितना मुस्तहकम उन्होंने किया, कुड ही डू एनीथिंग कि आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने वोट बैंक आपका बढ़ा दिया हो, आपको स्ट्रॉन्ग असेंबली को कर दिया हो, आपको बहुत डिलीवर किया हो, फिर आप कहीं इनको रखना चाहते हैं। इसलिए आई स्टिल फील कि इस वक्त अब अगर चेंज करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता तो ये है कि अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही को आपके ख्याल में कंसीडर करना चाहिए? माजरत चाहूंगी, आपकी बात काटनी पड़ रही है ब्रिगेडियर साहब, वक्त बहुत कम है। ज़ुनैरा मुख्तसरन। मुख्तसरन ये कि खान साहब रोज़ कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बुज़दार को क्यों छोड़ा हुआ है? बिकॉज बुज़दार इज़ द ओनली वन हु इज़ डूइंग नथिंग एंड वी ऑल एग्री ऑन दैट। पूरा पंजाब सफ़र कर रहा है और री इंडोर्सिंग द फेलियर, आप एक तो गलती करें और आप कहें कि नहीं मैं यही बार बार करूँगा, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसकी इन्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बुज़दार साहब के हवाले से। अतर जी देखिए, मैंने गुज़िश्ता बरस फरवरी में, गुज़िश्ता बरस जुलाई में और अब कुछ दिन पहले दोबारा रिपोर्ट किया था कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। तो ये खबरें बुज़दार साहब के हवाले से बार बार आती हैं। दूसरा ये है कि हम कंपेयर करते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनको शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मीडिया भी ये कहता है। लेकिन आप मुझे एक भी महकमा बता दें एडमिनिस्ट्रेशन का पंजाब में जो शहबाज शरीफ साहब अच्छी हालत में छोड़ के गए। अगर वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे तो पंजाब पुलिस तो आज मिसाली पंजाब पुलिस होती, पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो आज मिसाली होता, पंजाब का बल्दियाती निज़ाम तो आज मिसाली होता। तो वो किधर के एडमिनिस्ट्रेटर थे? वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो मैनेजर अच्छे थे, वो मीडिया को मैनेज अच्छे तरीके से करते थे, वो पब्लिसिटी अच्छे तरीके से करते थे। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर वो ऐसे ही थे जैसे बुज़दार साहब है, पर बुज़दार साहब जो है ऑब्वियसली बड़ा नाम नहीं है, तो इस वजह से हमें उनके उनमें ज्यादा बुराइयां नजर आती हैं। ठीक है ज़ुनैरा, आप अपना कमेंट जल्दी से ऐड कर दीजिए। वेरी शॉर्टली, सारे रेलिवेंट क्वार्टर्स ये बात पिछले 2 साल से इमरान खान को समझा रहे हैं और इमरान खान मान नहीं रहे।
ठीक है, यानी कि सब समझा रहे हैं और आप सबका ख्याल ये है कि बुज़दार साहब की तब्दीली पर भी गौर होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होगा। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। व्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।